नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 2023 क्यों है, 2024 का एंड होने वाला है, दिसंबर का अंतिम महीना चल रहा है, तब हम इस रिपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है दिसंबर के एंड में। जी हाँ, 2021 में लास्ट ये रिपोर्ट आई थी। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो 2023 में आनी थी, नहीं आ पाई है किसी कारणों से, तो अभी इसको रिलीज किया गया है। तो इसी रिपोर्ट को हम जानने वाले हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बिहार स्पेशल मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर मैं ले आऊँगा और बिहार के लिए ये आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको जानना चाहिए। शुरुआत से अंत तक पूरा देखते हैं। चलिए, जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको मिल पाए टाइम पर। रिपोर्ट देखते हैं इसके बारे में। न्यूज़ का एक आर्टिकल है, कैनरी इन द कैनोपी ऑन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये 2023 की जो रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये लॉन्च हुई है अभी दिसंबर के एंड में, 20 दिसंबर के बाद में लॉन्च हुई है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिलीजेस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं और इस जगह पे भूपेंद्र यादव जी, वो भी यहाँ पे बीच में खड़े हैं और उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, और ये क्योंकि लास्ट रिपोर्ट जो आई थी वो 2021 में आई थी, तो ये 2 सालों के बाद में रिलीज होती है। ठीक है, बाइनियल रिपोर्ट होती है, तो 2023 में होनी थी, दैट्स वाई इसको 2023 बोला जाता है। भारत वन रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट्स को बोलते हैं। कहाँ पे ये लॉन्च हुई है? तो लॉन्च हुई है ये कहाँ से? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है, आप इसकी फोटोज देख सकते हैं गूगल पे जाकर। कई सारी मूवीज भी जो हैं वो यहाँ पर शूट हुई हैं और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। इंडिया के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा अपडेट। भारत वन रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि ISFR में बार बार यूज करूंगा, पूरा नाम नहीं यूज करूंगा। ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइनियल रिपोर्ट होती है, हर 2 साल में आती है। ठीक है, इसी वजह से ये 18th रिपोर्ट है इतने सालों में, और साथ साथ ये द्विवार्षिक होती है। कब से स्टार्ट हुई है? 1987 से। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कैसे ये चीज एसेस की जाती है कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में वन रहते हैं। ये रिमोट सेंसिंग इसमें किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा और जो बाकी वहां पे राष्ट्रीय वन सूची, जो भी चीजें इसमें रहती हैं, इसके आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहना मूल्यांकन करता है। ठीक है, अगेन ये चीज देखते हैं एक बार। इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट का यूज किया जाता है। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि इसरो ने रिलीज किए हुए हैं और वो ये चेक करते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वनों का और वृक्षों का जो एरिया है वो ही चेक नहीं करते, इसके साथ साथ लगी हुई और भी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे कहीं पर अगर वनों में आग लग जाती है, अगर फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो उसको कैसे असेस किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा से ये चीज़ें हमें मिल पाती हैं। फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, ठीक है, NFI, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, इनके द्वारा भी जो भी डेटा मिलता है उससे ये असेस किया जाता है कि किसी राज्य में कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना क्षेत्र जो है फल जो है वो बढ़ा है किसी भी वन के अंदर या फिर वृक्षों के एरिया के अंदर। आइए जानते हैं अब डेटा के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है? फॉरेस्ट मतलब वनों का जो क्षेत्र है वो कितना है इंडिया में? तो पूरे इंडिया में जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना हमारा हो जाता है? वो है 7,15,342.61%। और पूरे भारत में जो वन क्षेत्र है वो प्रतिशत के आधार पर कितना हो जाता है? 21.76% में आ जाता है ये वाला। और ये याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं ये वैल्यू। बहुत समय से इस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था और इंतजार अब खत्म हुआ है और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कवर वनों का क्षेत्र जो होता है 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है। 21.76% जो पूरे भारत का रहता है उसमें हमारा ये फॉरेस्ट कवर
विद्यमान है। अगला है यहाँ पर ट्री कवर, वनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र आता है वो कितना बड़ा एरिया में कवर होता है, वो होता है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर में, और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 3.41% जो है वो वृक्षों से कवर्ड है। ठीक है, ट्री कवर्ड है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 25.17 परसेंटेज जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 100% में से 25.17। ये नंबर याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। चाहे तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस टाइम पे। अगला आता है यहाँ पर स्क्रब एरिया। स्क्रब एरिया ऐसा होता है जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ होती हैं, तो झाड़ियों वाला जो एरिया है जो कि ना ही ओपन फॉरेस्ट में आता है ना ही वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आता है, तो वो स्क्रब लैंड होती है, और वो कितना हो जाता है, दैट इज 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर, और वो बहुत ही कम क्षेत्रफल है, 1.33% पे आता है। नॉन फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर बिल्कुल वन नहीं आते हैं, वन नहीं है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आबादी होती है या फिर पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, जहाँ पर वन बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो वाले कौन सा एरिया है, वो सबसे ज़्यादा एरिया वही वाला है, और वो कवर होता है 73.50% पे, और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर हमारे इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बिहार के लिए, इसको जानते हैं कि बिहार का क्या चीज़ हो, परसेंटेज कितना होगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। पहला टर्म होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। आगे आने वाले जितने भी हमारे स्लाइड्स होंगी इसमें, उसमें आप सभी लोगों के को ये याद रखना पड़ेगा कि VDF होता क्या है। VDF इज अत्यधिक सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें कैनोपी डेंसिटी जो होती है वो 70% से ज़्यादा या उसके बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, कैनोपी क्या होता है, कैनोपी होता है कि अगर हम सैटेलाइट से डेटा ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर वन है या फिर वृक्ष हैं, तो वो पेड़ के ऊपर वाला जो एरिया जो कि कवर्ड रहता है, कवर करता है उस पूरे एरिया को, जो लैंड सरफेस है उसको कवर कर रहा होता है, तो वो बन जाती है कैनोपी। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में ये हो जाता है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 70% कैनोपी डेंसिटी। उसके बाद में आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में, जो कि मध्यम सघन वन होते हैं, MDF। वो होता है 40 से 70 के बीच में, 40% से ज़्यादा या बराबर कैनोपी डेंसिटी, या फिर 70% से कम या बराबर। ठीक है, कम होती है कैनोपी डेंसिटी इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसमें ओपन फॉरेस्ट या फिर खुले वन। खुले वन जो होते हैं वहाँ पर और भी सघनता कम हो जाती है वनों की। कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% के बराबर या फिर इससे ज़्यादा, और 40% से कम हो जाती है। ये नंबर याद रखिएगा, 70, 40, 10। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्क्रब लैंड। स्क्रब लैंड जो होती है यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी इज लेस दैन 10%। तो ये जो चार वैल्यूज हैं 70, 40 एंड 10 वाली, इनके बीच में जो वैल्यूज हैं ये याद रखिएगा। उसके बाद में आते हैं नॉन फॉरेस्ट लैंड। अच्छा, नॉन फॉरेस्ट में क्या है, वहाँ पर वन नहीं होते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है, देखते हैं एक बार क्या लिखा है। लैंड्स दैट डो नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासेस। यहाँ पर जो लैंड इन क्षेत्रों में नहीं आती है, इन चारों क्षेत्रों में नहीं आती है, वो कौन सी लैंड होती है, वो होती है नॉन फॉरेस्ट लैंड। क्रॉप लैंड हो सकती है, वहाँ पर कृषि वाली लैंड हो सकती है, डेजर्ट हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकते हैं उस जगह पे, सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, वाटर बॉडीज हो सकती हैं, सागर, झील, नदियाँ। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ग्रासलैंड हो सकते हैं वहाँ पर, जो कि घास के मैदान हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जगह होती हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है किसमें, फॉरेस्ट एरियाज में। तो दीज आर नोन एज द नॉन फॉरेस्ट एरियाज। आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि क्या ग्रासलैंड जो होते हैं वो इसमें जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशंस हैं उसमें रखा जाता है, नहीं रखा जाता, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रासलैंड्स को नहीं रखा जाता है किसी भी फॉरेस्ट कवर में, नॉन फॉरेस्ट एरिया में रखते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का ही कुछ फॉरेस्ट, ये बिहार का फॉरेस्ट कवर आप देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं बिहार वाले पार्ट में। बिहार में टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना आता है, वो आता है 7,532.45। रट लीजिए इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस टेबल को ज़रा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए VDF जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, पूरे बिहार में कितना है, 387 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 0.41% वो होता है। उसके बाद में आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, वो आते हैं 3,284.21 वर्ग किलोमीटर पे, और वो बनाता है 3.49% का एरिया पूरे बिहार में। ओपन फॉरेस्ट 3,881.24 है, और 4.1% जो है वो बिहार के क्षेत्रफल का बनता है।
स्क्रबलैंड को अलग से रखा जाता है, 260.80% किलोमीटर होता है इसका, और ये 0.28% जो है इसका बिहार के क्षेत्रफल का ये होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, बिहार के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा एरिया कवर कर रहा होता है, वो है हमारा ओपन फॉरेस्ट जो है, खुले वन आपको बिहार में सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन टोटल इन सबको ऐड करने के बाद कितना बनता है, 7532.45 बन जाता है, जो कि हमारा 8% के आसपास बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरे फॉरेस्ट कवर है बिहार का, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, चाहे आप 71st बीपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि देखिए 2 साल में आती है रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जब भी होता है आने वाला, मान लीजिए कि प्रीलिम्स पेपर फिर से होता है इसका बिहार का, तो उसमें ये वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगले साल 71st बीपीएससी में भी ये वैल्यू याद रखनी है आपको, क्योंकि रिपोर्ट 2 साल में आती है ना, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ वैल्यूज याद कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्रम है एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वनों का, किस जिले में कम है, किस जिले में प्रतिशत वाइज जो है वो ज्यादा क्षेत्रफल होता है, वो देख लेते हैं एक बार। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, फर्स्ट नंबर पे आता है कैमूर। ठीक है, कैमूर आता है सबसे ज्यादा टोटल एरिया में, वो कितना है 1025.68 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपके सामने। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अच्छा दिमाग में हमेशा रहता है, अच्छा पश्चिमी चंपारण में बड़ा क्षेत्रफल है उसका, वहां पर ज्यादा वन भी होंगे, नहीं, सेकंड नंबर पे आ रहा है, याद रखिए 908.23 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है, सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है जमुई, साउथ बिहार में पड़ता है, 670.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे आपको वन मिलेंगे वहां पर। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद में आते हैं मिनिमम पे, डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, इसका भी क्रम पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे कम ऐसा जिला कौन सा है जहां पे सबसे कम वन क्षेत्र मिलता है किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, वो है शेखपुरा। शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर पर ही सिर्फ वन मिलते हैं, बहुत कम। उसके बाद में आता है अरवल सेकंड नंबर पे 4.02 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे बक्सर 6.01 स्क्वायर किलोमीटर। रट लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका ऑर्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑर्डर है वो है डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया। अब ये इसका मतलब क्या है, किसी भी जिले का जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए कि जिले का क्षेत्रफल जो है वो लगभग मतलब मान लीजिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है, बहुत ही कम मैंने माना है इसको, बट फिर भी अगर इसमें परसेंटेज वाइज देखते हैं कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 0.7 स्क्वायर किलोमीटर वन है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया आपको पता होना चाहिए, तब निकलता है इसमें परसेंटेज। लेकिन आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको याद कर लेंगे सफिशिएंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है परसेंटेज के हिसाब से किस जिले में मिलता है, आपको कैमूर में मिलेगा वो चीज। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो, चाहे वो परसेंटेज के हिसाब से हो, आपको कैमूर में ही मिलने वाला है। 30.51% क्षेत्रफल पे आपको मिलता है। कैमूर का क्षेत्रफल कितना बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 3362 वर्ग किलोमीटर बताया गया है कैमूर का क्षेत्रफल। सेकंड नंबर पे आता है जमुई, 21.65% एरिया जो है जमुई जिले का, उसमें आपको वन मिलते हैं। टोटल कितना है जमुई जिले का क्षेत्रफल, 3098 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आता है मुंगेर, और वो है 21.57% पे आता है वन क्षेत्र, और 1419 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया बताया गया है इस जिले का। ठीक है, ये 3 का ऑर्डर हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको यहीं पर मिल रहा है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का ऑर्डर है ये वाला। अब आते हैं आगे, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन द परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, मिनिमम का मतलब बहुत ही कम वाला जो एरिया हो जाता है उसमें, तो 0.12% जो है फर्स्ट नंबर पे आता है शेखपुरा, 0.12%, क्योंकि उसके जो टोटल एरिया है वो भी कम है, 689 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल जो है शेखपुरा का है, और इसी में आपको वन भी मिलते हैं, तो 0.12% है। सेकंड नंबर पे आता है बक्सर, 0.35% होता है, और बक्सर का क्षेत्रफल कितना बताया गया है, 1703 वर्ग किलोमीटर आता है। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है सीवान जिला, 0.42% एरिया पर भी आपको वन जो है वो मिलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये ऑर्डर है, मिनिमम वाले कैटेगरी में आता है, तो इस वजह से कम से स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, 2219 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है सीवान जिले का। तो ये जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से अगर पूछा जाएगा रटते चलिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला डेटा, मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में, वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ की कैटेगरी में
मैक्सिमम जो है वो किस जिले में आपको मिलने वाला है, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। यहाँ पे सबसे आगे आता है वेस्ट चंपारण, क्योंकि यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, बीडीएफ होता है, एमडीएफ होता है, ओएफ होता है, और साथ में उसके बाद में आता है स्क्रब लैंड और नॉन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर डेंस वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखेंगे वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मिलता है। उसके बाद में कितना है, 303.78 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है मुंगेर 39.19 स्क्वायर किलोमीटर, और थर्ड नंबर पे आता है अगेन जमुई 27.78 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये वीडीएफ की वैल्यू है, याद रखिएगा, शुरुआत में मैंने बताया हुआ है वीडीएफ, इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट, खुले हुए वन कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो कौन सा जिला है, वो है कैमूर जिला। अगेन देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ओपन फॉरेस्ट में सबसे आगे है हमारा कैमूर, और जब वीडीएफ की बात आती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात आती है, तो उस टाइम पे आता है वेस्ट चंपारण। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, 499.68 स्क्वायर किलोमीटर आता है। सेकंड नंबर पे आता है गया, जिसमें कि ओपन फॉरेस्ट में आता है, तो वो है 488.24 स्क्वायर किलोमीटर, और थर्ड नंबर पे आता है रोहतास 317.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका भी ऑर्डर आप लोग याद कर सकते हैं। ये वाला है वीडीएफ में, वेरी डेंस फॉरेस्ट में, अत्यधिक सघन वन में, और ये है ओपन फॉरेस्ट में, खुले हुए वो जो वन होते हैं उनमें ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक मैप है, इस मैप में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा सघन वन जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर जो है वो दिखाता है, सबसे ज़्यादा डार्क पना जो है वो दिखाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको वेस्ट चंपारण में मिलते हैं, और उसके बाद में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपको कैमूर और रोहतास वाले एरियाज में यहाँ पे मिल रहे हैं, इस जगह पे मिलते हैं। ठीक है, ये एरियाज जो हैं बिहार के, यहाँ पर आपको वन मिलेंगे। बाकी जो जिले हैं वहाँ के बहुत ही कम एरिया आपको मिलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट का। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जीरो है वीडीएफ। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट रहते हैं बट वीडीएफ जीरो रहता है। तो ये एरियाज हो गए बिहार के जिले के अनुसार। अब आते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स की। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर कहाँ पे डिटेक्ट की गई है 2023-24 में, लास्ट ईयर में 2023-24 में वो कौन से जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर है वो वेस्ट चंपारण जिले में देखा गया है। रिकॉर्ड जो है वो किया गया है इवेंट्स का। कितने इवेंट्स हुए थे, 1403 इवेंट्स ऐसे थे जहां पर वनों में आग, या फिर वनाग्नि बोलते हैं हिंदी में उसको, फॉरेस्ट फायर जो है वो उसको रिकॉर्ड किया गया था। सेकंड नंबर पे आता है जमुई, 354 इवेंट ऐसे हुए थे, 354 घटनाएं ऐसी हुई थी जब वनों में आग लगी थी। और थर्ड नंबर पे आता है मुंगेर, जब 233 यहाँ पर इवेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे जब आग लगी थी इनके जंगलों में, मुंगेर में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेस्ट चंपारण, जमुई और मुंगेर। ये एक डेटा है जिसमें कि आपको एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया से, वैसे ये इतना डीपली शायद पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो है वो पूरे बिहार का एरिया कितना है, 343.30%। वेरी हाई, उसके बाद में हाई आता है, उसके बाद में मॉडरेटली आता है फायर प्रोन, और लेस फायर प्रोन जो एरिया है वो कितना है। तो ये एरिया जो है या आप देख पा रहे हैं, लेस फायर प्रोन एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, 3884.40 वर्ग किलोमीटर आपको मिलेगा, और प्रतिशत के हिसाब से 49.84। तो लगभग हम कह सकते हैं कि बिहार का 50% का एरिया, 50% का जो बिहार का एरिया है वो लेस फायर प्रोन है। ठीक है, लेस फायर प्रोन मतलब वहां पर आग लग सकती है। फायर प्रोन होना मतलब क्या होता है, फायर से बचने की कंडीशन, और लेस फायर प्रोन मतलब वहां पर हम कह सकते हैं कि आग लग सकती है और आग लगने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये इसका टोटल एरिया के हिसाब से है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगेन हियर, और यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से इसको दिया हुआ है। बिहार स्टेट का स्पेसिफिक डेटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट चंपारण में जितना ज़्यादा रेड है, जितना ज़्यादा लाल आपको दिखाई दे रहा है, उतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, वहाँ पर आग लगती है, इवेंट्स वहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर जमुई है और साथ में मुंगेर भी है, इस जगह पे रोहतास और जो कैमूर वाला पार्ट है यहाँ पर भी, और जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे वहीं पर आग लगेगी, इवेंट्स वहीं पर हमें देखने को भी मिलते हैं। वेस्ट चंपारण में सबसे नंबर 1 पे था। ठीक है, चलिए ये वाला डेटा हो गया हमारा। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस का आंसर भी आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है वो है ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार में अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले का चयन कीजिए। सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वनों का वो किस जिले में मिलता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, कमेंट बॉक्स में A लिखकर जरूर से इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या वो पश्चिमी चंपारण है, जमुई है, कैमूर है या फिर मुंगेर है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ISFR 2023 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है, आपको चूज करना है। ऑप्शन है आपके सामने बक्सर, शेखपुरा, सीवान या फिर सारण। 4 ऑप्शंस आपके सामने हो गए। अब
आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। इन दोनों का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ए और बी लिख के। मैं इसको कमेंट्स में देखूंगा अभी कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं। चलो, तो यहीं पर हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद में यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस चैनल। डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल ID इज abhishek.singh@studiiq.com। यू कैन मेल मी एनीथिंग ऑन दैट। मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे फाउंडेशन बैच की। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं 71st BPSC की, तो आप जा सकते हैं हमारे StudyIQ की वेबसाइट पर, जाके इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। नाम है इसका फाउंडेशन निश्चय बैच 1। ठीक है, यहाँ पर निश्चय बैच हमारी तरफ से लाया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे चल रही है सेल, ईयर एंड सेल चल रही है। वैलिड है ये सेल 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर से पहले सोच लीजिए, अगले साल का जो 71st BPSC है उसकी तैयारी हम लोग करवाएंगे आपको। बिहार का बैच जो है फाउंडेशन बैच निश्चय बैच 1, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी नीचे दिए हुए नंबर पर। नंबर है आपका 76400300। और वैसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको इस कोड से मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, माय कोड इज AKS लाइव, और इससे आपको मिलेगा ये कोर्स 9999 में। क्लासेस जो है इसकी स्टार्ट होने वाली हैं और एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर की रात साल एंड होने वाला है। नया एक प्रण ले लीजिएगा कि आपको कोर्स जो है वो लेके पढ़ाई करनी है और BPSC अगले साल का निकालना है, 71st BPSC। चलो, और अगर आप 70th BPSC के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैंने इससे पहले बताया फाउंडेशन बैच दैट विल बी फॉर 71st BPSC, लेकिन अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये है 70th BPSC के मेंस के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स जो है इसके बारे में जो भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हो सकता है कि वो फिर से करवा दें। मेरी तो पूरी इच्छा यही है कि फिर से सारे स्टूडेंट्स का, सारे एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स फिर से होना चाहिए, लेकिन मेंस तो देना ही पड़ेगा आफ्टर प्रीलिम्स। तो उसके लिए StudyIQ लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए मेंस का बैच। और अगर आप AKS लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पर भी 4999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और नए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे मॉडल आंसर्स के साथ में, और डिस्कशन किया जाएगा इसमें। आप सभी से लाइवली क्लासेस होंगी इसमें, लाइव क्लास जो है उनमें आप इंटरेक्ट कर पाएंगे फैकल्टीज के साथ में, और साथ में आपको कंटेंट जो दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन भी हो जाएगा। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस पार्ट। ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। आप जल्दी से, आज ही है 28 दिसंबर, तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी से एडमिशन ले लें और अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। चाहे जैसा भी होता है, चाहे प्रीलिम्स होता है या फिर बाद में होता है, तब भी मेंस तो देना ही पड़ेगा आपको, तैयारी ज़रूरी है। ठीक है, चलो, BPSC StudyIQ को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, सारी अपडेट्स आपको मिल पाएंगी टाइमली। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।